वो रस ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, ये आपने कहा। तो मैं जितने भी आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो जना होता है, उसके लिए एक बहुत थिन लाइन होती है बिटवीन जो वो खुद एक्सप्रेस करना चाहते हैं क्रिएटिवली और जो ऑडियंस उनसे सुनना देखना चाहती है। So, as an artist, as a creative person, how do you balance the stories that you want to tell and the stories the audience wants to hear? क्या कोई असमंजस होता है कभी उसमें कि इस चीज़ के लिए ये मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट इस चीज़ के लिए क्या मार्केट है / ऑडियंस है? Do you feel that? ये मेरे लिए सवाल है। हाँ, आप तीनों के लिए, पर आपसे शुरू कर। मैं इस चीज़ को मैंने तो कभी ये इस असमंजस में कभी पड़ी नहीं, क्योंकि मेरा काम हमेशा ऐसा रहा है कि जिसकी पहले कभी ऑडियंस थी नहीं। जब मैंने सूफी कथक करा तो सूफी कथक की कोई ऑडियंस नहीं थी। एक ऑडियंस थी जो कथक देखती थी, एक ऑडियंस थी जो जाके सूफी म्यूज़िक सुनती थी। पर मेरे सूफी कथक करने से ये जो हम कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एक मैंने दोनों ऑडियंसेस को एक साथ मर्ज कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी ऑडियंस सडनली मैनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि जो सूफी म्यूज़िक सुनने जाते थे वो मेरे कॉन्सर्ट में देख रहे हैं कि यहाँ तो कव्वाली हो रही है और उस पर डांस हो रहा है। सो यू नो दे केम फॉर दिस। सो आई इन अ वे मल्टीप्लाइड माई ऑडियंस मैनी फोल्ड बाय टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। मेरी स्टोरी बिल्कुल फ़र्क थी, वो स्टोरी उससे पहले किसी ने नहीं सुनाई थी। बट अगेन ये कंटेम्प्रेरी मॉडर्न नहीं था, वो स्टोरी ट्रेडिशनल थी। जो कहानी मैं सुना रही थी वो 700 साल पुरानी सुना रही थी, तो कहीं भी उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी। पर ऑडियंस में इसमें आपसे थोड़ा सा इसमें ये कहना चाहूँगी कि हम ऑडियंस को बहुत बिरेट करते हैं। कई बार हम ऑडियंस को समझते हैं कि ऑडियंस बेवकूफ़ है, और हम कह देते हैं ऑडियंस ये नहीं समझेगी, उसको बिल्कुल बेकार चीज़ें दे दो क्योंकि ऑडियंस वही आम जनता समझेगी। मैं इस पे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर हम ऑडियंस को बहुत अच्छी चीज़ें देते हैं तो ऑडियंस वो भी समझती है। मैं आपको एग्जांपल दूँ, दिल्ली में एक मैं परफॉर्मेंस करती थी, फ़ारसी का कलाम है मी रक्सम। हाँ, नमी दानम के आखिर चूँ दमे दीदार मी रक्सन। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने बिलवेड को देखने के लिए क्यों नाचने लगते हैं। ये शायरी है, एक फ़ारसी की शायरी है। अब आप सोचेंगे कि ये मतलब कोई कौन कहाँ जनरल पब्लिक समझेगी। मैं उसको अपने कॉन्सर्ट में हमेशा परफॉर्म करती थी। एक बार मैं आईआईसी में परफॉर्म कर रही थी, एक लेडी मुझसे ऑडियंस में से आई और उन्होंने मुझसे कहा आपने इस बार मी रक्सम नहीं करा। एंड आई वाज सडनली सो हैप्पी कि देखिए ये जो हम सोचें कि ये तो कोई भी नहीं समझ रहा होगा। शी केम अप टू से, शी डिड नॉट से कि आपने नीमे जाना जोगी दे नाल नहीं करा या आपने छाप तिलक नहीं करा। दीज आर व्हाट पीपल नो। That was something that a person wouldn't know, but for her to come back and say, it meant a lot. So audiences also need different explorations. They need, that is why we creative people, भाई हम लोग इसीलिए तो यहाँ पर हैं कि हम आपको वो चीज़ ऐसे दें जो अच्छी भी हो और आपको पसंद भी आ जाए। उसको हम मुश्किल ना करें, आसान करके आप तक पहुँचाएं, पर चालू चीज़ नहीं पहुँचाएं, अच्छी चीज़ पहुँचाएं आप। What's your take on this, Pankaj? Can you kindly repeat the question? I got so lost in, her narration and I was finding it so beautiful. मेरा क्वेश्चन ये था कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव पर्सन जो आप करते हैं, क्या आपको कभी ये फील होता है कि मुझे एक ऑडियंस के लिए ये करना है और मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग उस तरीके से चेंज करनी है या एक्सप्रेस करनी है, और यू आर कन्विंस्ड अबाउट योर स्टोरी सो मच कि आपके दिमाग में कभी वो क्वेश्चन आता ही नहीं है? Okay, now Devanshi, what happens is a chef looks at a plate like an artist would look at a canvas. तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कन्वे कर रहे हैं अपने प्लेट के जरिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको अपने कल्चर को, अपनी हेरिटेज को कहीं ना कहीं एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो सबको पसंद भी आ जाए और उसमें कुछ नयापन भी आ जाए।
without losing out on the essence of what it stands for. तो इसी को जिसको हम कहते हैं कि modern Indian cuisine, right? That is how the modern Indian cuisine has evolved, and so many chefs around the world are trying to, present Indian food in a way that should be more acceptable to the world. वो एक जो हमेशा से पूरे दुनिया में एक कंसेप्शन है हमारे इंडियन फूड का कि इट इज ऑल अबाउट दी बटर चिकन और द बाल्टी चिकन एंड द विंडालू, राइट? इफ यू गो अब्रॉड दैट्स इट. वही नहीं, हम अपने इंडिया में भी ये मिथ ब्रेक करना चाहते हैं कि खाने में बहुत कुछ और है, और हम जहां से भी आ रहे हैं ना, हम उस लेगेसी को, उस ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं अपनी प्लेट्स पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं. इसीलिए इस मॉडर्न इंडियन क्यूजीन का जन्म हुआ है. और थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. जैसे ये हमारा पूर्वांचल का लिट्टी चोखा, कितनी आम सी चीज है, हम लोग सब खाते हैं, स्ट्रीट साइड भी मिलता है, घरों में भी बन जाता है. बट when as a chef I represented that on a plate, we had the chokha in the form of a garlic mash at the base, and the bati or the litti was shaped out and baked like a empanada or a karanji or a gujia shape, right? And then the aubergines or the baigan that goes inside the chokha was actually grilled slices, more like a moussaka build-up, right? And uske saath jo roasted chutney thi, tomatoes and chilies and red bell peppers, that added a whole new dimension to the whole thing. So the idea is, what are we trying to represent and how do we want the world to perceive it, and what new can we add to it? इसीलिए वो हम शेफ्स के लिए एक प्लेट ना रहकर एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो जाता है, एक कैनवस भी हो जाता है. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू. You answered the question and left me very hungry also. Yeah, so I will also echo the same sentiment. So it's a very tight rope that you have to walk when you are doing such a thing, and especially if you're working with a traditional recipe or a traditional textile. So I think it's a very, very discerning thought that one has to have कि आप उसको किस तरह से evolve करें, मगर ये ना हो कि उसका जो ओरिजिनल सिग्नेचर था वो भूल ही जाए, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि जो आगे जो नेक्स्ट जनरेशंस आएंगी उनका उसकी ओरिजिनलिटी उन्हें समझ ही नहीं आएगी, बिकॉज इट वुड हैव बीन रिटन ऑफ सो मेनी टाइम्स, सो मेनी वेज दैट पीपल वुड नॉट नो इट्स सिग्नेचर, इट्स ओरिजिनल सिग्नेचर. So there is actually a term I would also like to say that, like a term in fashion which is used as psychological obsolescence. जैसे आपने कस्टमर के बारे में कहा, कस्टमर कभी कभी भूल जाते हैं और उनको ये नहीं है कि उनको वो पुरानी तरह की चीज़ नहीं चाहिए, मगर उनको वो ऑथेंटिसिटी जो उनको जिस तरह से याद है या भूल गए हैं वो उन्हें मिलती ही नहीं है. सो देयर इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू देम इन अ फ्लेवर which is more palatable for the current, और उसके लिए शायद थोड़ा सा ट्विस्ट ही काफ़ी होता है. ये नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट करें. और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बल्कि मैं आज सुबह मैंने सोचा मैं पहले बोलने से पहले एक बार चेक भी कर लूँ. जैसे एक गदवाल साड़ी होती है जो आंध्र प्रदेश की साड़ी है, और वो बहुत ही यूनिक साड़ी है. उसका बॉडी होती है कॉटन, उसके बॉर्डर होते हैं सिल्क, और पल्ला होता है सिल्क, और सारे जो यार्न्स होते हैं उनको एक्चुअली मैनुअली जॉइंट किया जाता है. तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्निक है. अब ओवर द इयर्स ये इतनी लुप्त हो गई है कि अभी आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे कि गदवाल साड़ी क्या चीज़ होती है, दे हैव स्टॉप डिफाइनिंग इट, बिकॉज गूगल वर्क्स लाइक दिस कि जितना उस पर नया इन्फो आएगा पुरानी इन्फो नीचे जाती जाएगी. तो अब जब गदवाल आप सर्च करेंगे तो आपको पता ही नहीं कि ओरिजिनल गदवाल क्या होती है. और इस तरह से व्हाट हैपेंस इज दैट ओवर द इयर्स in the name of modernity, in the name of design, people distort the original so much that the whole beauty of the original is forgotten. So I think that is the tightrope I would refer to, and that's the responsibility I feel every day, I would say.